हेलो फ्रेंड्स, दिस दीपक सिंह और आज हम टॉपिक डिस्कस करेंगे रामसर कन्वेंशन का। ये टॉपिक हम क्यों डिस्कस कर रहे हैं? क्योंकि रिसेंटली बहुत सारा डेवलपमेंट हुई है। एक तो जो वर्ल्ड वेटलैंड डे है आपका, वो ऑब्जर्व करा गया था। फिर उसी ओकेजन पे एनवायरमेंट मिनिस्टर ने अनाउंस करा था कि आपकी दो न्यू साइट्स इंडिया की जो है वो रामसर कन्वेंशन में आपकी ऐड करी गई हैं। तीसरा ये है कि पिछले साल मतलब इन द सेकेंड हाफ ऑफ लास्ट ईयर अ न्यू मेंबर वाज एडेड टू द रामसर कन्वेंशन। बाकी सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स की वेबसाइट पे आप देखेंगे तो वहां पे गलत फैक्ट दिया हुआ है कि रामसर 171 कोट करा गया विकीपीडिया पे, उन्होंने भी वहीं से कॉपी कर लिया है, पर उन्होंने बैकग्राउंड चेक नहीं करा, वेबसाइट पे जाके चेक नहीं करा कि रामसर कन्वेंशन के कितने मेंबर हैं। तो 172 है, एक नया मेंबर ऐड करा गया था। तो ये भी लास्ट ईयर में हुआ था डेवलपमेंट, सेकंड हाफ में, इनफैक्ट प्रीलिम्स के बाद ही हुआ था। फिर उसके बाद रामसर कन्वेंशन को 50 साल हो गए हैं। तो ये जो चार डेवलपमेंट और एक और पांचवा पॉइंट है आपका कि एक एटलस भी रिलीज करी गई है। तो ये 5 डेवलपमेंट्स हैं। इस कंटेक्स्ट में मैं ये टॉपिक डिस्कस कर रहा हूँ इन 3C अप्रोच, दैट इज कॉम्प्रिहेंसिव, कंसाइज एंड कंटेम्प्रेरी। कंटेम्प्रेरी मैंने आपको बताया है कि ये 5 डेवलपमेंट्स हुई हैं, बट डोंट वरी, मैं उनको डिटेल भी बताऊंगा। ऐसा नहीं कि सर बता दिया और बाद में आपको कहूंगा कि कहीं और पढ़ लीजिए। तो उन डेवलपमेंट्स को भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि क्या डेवलपमेंट हुई है। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि रामसर कन्वेंशन क्या है, उसके रिलेटेड फैक्ट्स बताऊंगा सारे, कि रामसर कन्वेंशन कब हुई थी, व्हेन वाज इट फर्स्ट साइन, व्हेन इट केम इनटू फोर्स, इंडिया का क्या सिनेरियो है, इंडिया ने कब सीड करा था, इसका सेक्रेटेरिएट कहाँ पे है। और ये रामसर लगता है कि वैसे बड़ा हिंदू सा नाम लगता है, पर एग्जैक्टली रामसर है कहाँ पे और इसका सेक्रेटेरिएट कहाँ पे। इसका सेक्रेटेरिएट रामसर साइट पे नहीं है, ऑल्दो इसका कन्वेंशन का नाम रामसर कन्वेंशन है। तो रामसर एक ईरान में जगह है, पर इसका सेक्रेटेरिएट कहीं और पे है। तो वो सारे जो पॉइंट्स है, फिर इसका सिग्निफिकेंस है, इंडिया में कितनी साइट्स हैं, वर्ल्ड में सबसे ज्यादा किसके पास साइट्स हैं। तो बहुत सारे जो भी सारे फैक्ट्स आप सोच सकते हैं इसके अंदर, ऑब्वियसली इसकी जो एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडीज हैं उसके बारे में भी शेयर करूंगा। इसका जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज है, कितने साल बाद मिलता है नहीं मिलता, तो बहुत सारी डायमेंशंस है, वो मैं कवर करूंगा इसमें, बट इन अ वेरी कंसाइज मैनर। थोड़ी देर में मैं आपको सारा समझा दूंगा। इस लेक्चर को देखने के बाद आई एम प्रीटी श्योर आपको कुछ और ज्यादा देखने को नहीं पड़ेगा। सिर्फ एक लिस्ट ऑफ साइट्स है, रामसर साइट्स है, ओवरव्यू दे दूंगा, पर उसमें जो एग्जैक्ट लिस्ट है वो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी, तो वो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, आप लोग चेक कर लीजिएगा और हम या फिर आपको यहीं पे प्रोवाइड कर देंगे आपके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे। तो फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट द टॉपिक ऑफ रामसर कन्वेंशन। पहले मैंने बताया था कि हम न्यूज डिस्कस करेंगे कि क्या क्या डेवलपमेंट्स हुई हैं, तो उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो पहला पॉइंट तो ये होगा कि वर्ल्ड वेटलैंड डे है, वो ऑब्जर्व करा गया था रिसेंटली। तो यूनियन मिनिस्टर ऑफ एनवायरमेंट भूपेंद्र यादव जी, उन्होंने नेशनल लेवल ऑफ सेलिब्रेशन ऑफ वर्ल्ड वेटलैंड डे 2022 ऑर्गेनाइज करी थी, एड्रेस करी थी। और कहाँ पे फंक्शन हुआ था? सुल्तानपुर नेशनल पार्क, रामसर साइट ऑफ हरियाणा। तो यहाँ पे एक ये फैक्ट हो गया, ये वाले से स्टेटमेंट इसलिए मैंने इंक्लूड करी थी ताकि ये बताने के लिए कि सुल्तानपुर नेशनल पार्क, पहली बात तो ये रामसर साइट है, इस पे क्वेश्चन बन सकता है। दूसरा, ये कहाँ पे है? तो हरियाणा में है। तो वर्ल्ड वेटलैंड डे अब क्या है? अब आप कहेंगे कि यार ये क्यों बता रहे हैं कि ये डेज और ऑब्जर्वर्स के बारे में। तो प्रीलिम्स में पिछले साल मतलब 2021 के प्रीलिम्स में अवार्ड, स्पोर्ट्स और डेज के बारे में भी आया था कि कौन सा डे कब ऑब्जर्व करा जाता है, इस डे को, या फिर क्यों ऑब्जर्व करा जाता है, कौन सी डेट को करा जाता है, फिर क्यों करा जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इस वजह से ये सारे माइनर फैक्ट्स भी छोड़िए मत, इग्नोर मत करिए। सो वर्ल्ड वेटलैंड डे इज ऑब्जर्व एवरी ईयर ऑन February 2 ऑल ओवर द वर्ल्ड। कुछ डेज ऑफ ऑब्जर्वेंस होते हैं, उसमें ये होता है कि लास्ट सैटरडे ऑफ द मंथ, इस तरीके से ऐसे कुछ ना कुछ चेंज होता रहता है, पर इसकी डेट फिक्स है, तो February 2 है। February 2 क्यों है? कि इसी दिन रामसर कन्वेंशन आपकी साइन करी गई थी। इट इज सेलिब्रेटेड टू रेज ग्लोबल अवेयरनेस अबाउट द रोल ऑफ वेटलैंड्स ऑफ फॉर पीपल एंड अ प्लैनेट। तो ये एनवायरमेंट और ज्योग्राफी दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मीन्स पे क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट इज द सिग्निफिकेंस, इकोलॉजिकल सिग्निफिकेंस एंड इन जनरल द सिग्निफिकेंस ऑफ वेटलैंड्स, इकोनॉमिक एज वेल एज इकोलॉजिकल, ये पूछ सकते हैं। जैसे मैंने बताया था कि कन्वेंशन ऑन वेटलैंड्स, जिसे रामसर कन्वेंशन भी कहा जाता है, बड़ा नाम इसका, ऑफिशियल नाम तो और भी ज्यादा बड़ा है, तो वो February 2 1971 को आपकी अडॉप्ट करी गई थी इन द ईरानियन सिटी ऑफ रामसर। दिस ईयर्स थीम ऑफ वर्ल्ड वेटलैंड डे इज वेटलैंड्स एक्शन फॉर पीपल एंड नेचर। आई थिंक वैसे साइन करी गई थी उस पे भी हम अभी थोड़ी देर में आते हैं। तो पर जो एक इस डे के कंटेक्स्ट में इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि इस साल थीम क्या है, तो ये प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है कि वेटलैंड्स एक्शन फॉर पीपल एंड नेचर, which highlights the importance of actions to ensure the conservation and sustainable use of wetland for humans and planetary health।
ये सब चीज आप इग्नोर कर सकते हैं, पर जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है आपका कि इसकी थीम क्या थी, वेटलैंड्स एक्शन फॉर पीपल एंड नेचर। हो सकता है स्टेट एग्जाम्स में इस तरीके के क्वेश्चन पूछ सकते हैं वो डिटेल में, तो आप ये याद रख लीजिएगा, ठीक है। तो ये हमारा हो गया, पहला पॉइंट हो गया जो मैंने आपको न्यूज में, अगेन अगेन न्यूज में पहला पॉइंट हो गया कि वर्ल्ड वेटलैंड डे कब होता है, क्यों होता है और कौन सी डेट को होता है। दूसरा पॉइंट आ गया आपका एडिशन ऑफ रामसर साइट्स। सो टू न्यू रामसर साइट्स वर एडेड, दैट इज वेटलैंड्स ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस। रामसर साइट को ये भी कहा जाता है वेटलैंड्स ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस। कई बाद में आप जाके कहेंगे कि सर रामसर साइट को बता दिया पर आपने वेटलैंड्स ऑफ इंटरनेशनल आपकी इंपॉर्टेंस नहीं बताया। तो दो नई साइट्स कौन सी ऐड करी गई हैं, खिजड़िया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी विच इज इन गुजरात एंड बखीरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन उत्तर प्रदेश। तो ये भी प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, वो ये पूछ सकते हैं कि आउट ऑफ द फॉलोइंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज विच आर द न्यू एडिशन इन द रामसर साइट्स, इसके ऊपर एक क्वेश्चन बन सकता है। दूसरा ये हो सकता है कि इसकी लोकेशन के बारे में पूछ ले, एक सिंपल एमसीक्यू यही बन सकता है कि खिजड़िया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आपकी कौन सी स्टेट में लोकेटेड है, गुजरात हो गया, राजस्थान हो गया, महाराष्ट्र हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, कहाँ पे है। या फिर बखीरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आपकी कहाँ पे है, तो उत्तर प्रदेश में है आपकी ये। With the addition of these two wetlands, the number of Ramsar sites in India has gone up to 49. So just one short of आपका 50. एंड इस चीज पे सबसे ज्यादा एम्फेसाइज करा गया है, प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी इस पर ट्वीट करा, भाई उन्होंने करा है तो यानी कि बहुत इंपॉर्टेंट होगा, तो उन्होंने इस पे एम्फेसाइज करा है कि दिस इज द हाईएस्ट फॉर एनी कंट्री इन साउथ एशिया। वैसे साउथ एशिया में तो हाईएस्ट होने के चांसेस हैं ही, क्योंकि ऑब्वियसली इंडिया का एरिया काफी ज्यादा है। तो इंडिया की टोटल नंबर ऑफ साइट्स कितनी है रामसर लिस्ट में, पिछले काफी सालों में बहुत ज्यादा साइट्स आपकी ऐड करी गई हैं, तो दैट हैज इंक्रीज टू 49 एंड इट इज द हाईएस्ट इन साउथ एशिया। अगेन नॉट इन एशिया, ओनली इन साउथ एशिया। तो इस चीज पे आ जाते हैं। तो एडिशन ऑफ दो रामसर साइट्स है, खिजड़िया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन गुजरात एंड बखीरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन उत्तर प्रदेश। So the Bakhira Wildlife Sanctuary in Uttar Pradesh that provides a wintering and staging ground for a large number of species of the Central Asian flyway. Bakhira Wildlife Sanctuary in Uttar Pradesh and जो खिजड़िया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन गुजरात है, इट इज अ कोस्टल वेटलैंड। ये भी इंपॉर्टेंट हो गया कि ये कोस्टल वेटलैंड है with rich avifaunal diversity providing a safe habitat to endangered and vulnerable species। जब भी हम माइग्रेटरी बर्ड्स के बारे में बात करेंगे तो सेंट्रल एशियन फ्लाईवे के बारे में बात करेंगे एनवायरमेंट की लेक्चर की सीरीज में, तो उसमें भी हम बात करेंगे। तो ये आपका हो गया बखीरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन उत्तर प्रदेश एंड खिजड़िया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन गुजरात। अब उस पर आते हैं, तो ये हमारा दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरा हमारा पॉइंट हो गया नेशनल वेटलैंड डिकेडल चेंज एटलस। नेशनल वेटलैंड डिकेडल चेंज एटलस, इसके बारे में हम आते हैं। सो जैसे मैंने बताया था कि वर्ल्ड वेटलैंड डे जो सुल्तानपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आपकी कहां पे है, हरियाणा में, तो वहां पे उन्होंने एड्रेस करा था क्राउड को और दो डिसीजंस या फिर अनाउंस करे थे कि एक, नॉट द डिसीजंस बट दो अनाउंसमेंट करी थी। एक उन्होंने बताया था कि दो साइट्स आपकी ऐड करी गई है विच हैज इंक्रीज द नंबर ऑफ साइट्स टू 49। दूसरा उन्होंने अनाउंसमेंट करी थी हमारे एनवायरमेंट मिनिस्टर ने, दैट वाज ऑन दिस ओकेजन अ नेशनल वेटलैंड डिकेडल चेंज एटलस वाज आल्सो रिलीज्ड which was prepared by स्पेस एप्लीकेशन सेंटर अहमदाबाद। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उसमें क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि वहां पे ये नेशनल वेटलैंड डिकेडल चेंज एटलस कहाँ पे है, तो लगेगा कि वेटलैंड के कंटेक्स में कुछ एनवायरमेंट बॉडी ने करा होगा, हो सकता है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट ने प्रिपेयर करी है, उन्होंने अनाउंस करा था पर प्रिपेयर नहीं करी, या फिर द एनर्जी एंड रिसोर्स इंस्टीट्यूट है, या फिर कोई और एनवायरमेंट बॉडी है, या फिर कोई यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम है उसने करा है, पर ऐसा कुछ नहीं है। साइंटिफिक ऑर्गेनाइजेशन है, इसरो के अंदर आती है स्पेस एप्लीकेशन सेंटर, और यहाँ पे इसकी ट्रिक ये है, और ये कहाँ पे पहली बात तो लोकेटेड है अहमदाबाद में। लगेगा कि भाई सारी स्पेस ऑर्गेनाइजेशन आपकी बैंगलोर साइड में लगी होंगी, पर ऐसा नहीं है। स्पेस एप्लीकेशन सेंटर आपका अहमदाबाद में है, अहमदाबाद में है आपका। और इसका ट्रिक ये है कि नेशनल वेटलैंड डिकेडल चेंज एटलस, अभी एटलस है तो यानी कि एटलस कैसे प्रिपेयर होगी, वहां पे आपकी जो स्पेस से ही आपको ऑब्जर्व करा जाएगा वहां पे, तो सैटेलाइट्स नहीं ऑब्जर्व करा होगा, तो इसी वजह से स्पेस एप्लीकेशन सेंटर। आप ये देख सकते हैं कि स्पेस एप्लीकेशन, तो स्पेस की एप्लीकेशन क्या है, तो स्पेस एप्लीकेशन सेंटर इन अहमदाबाद, इट हैज प्रिपेयर्ड दिस नेशनल वेटलैंड डिकेडल चेंज एटलस। द ओरिजिनल एटलस वाज रिलीज्ड इन 2011। तो अब डिकेडल एटलस, डिकेडल चेंज है यानी कि डिकेड होगा, तो
यानी कि 2011 से 2022 के बीच में क्या क्या चेंज आए हैं। ऑब्वियसली हो सकता है कि 2021 में रिलीज करने का प्लान हो, पर कोरोना वायरस ने सब चौपट कर दिया गया था। तो जो पहली एटलस आई थी आपकी, जो ओरिजिनल एटलस थी, वो 2011 में थी। अब ये देखना था कि वेटलैंड्स में क्या चेंजेस आए हैं, उसको ऑब्जर्व करने के लिए ये रिलीज करी गई है। So and has over the years been extensively used by all the state governments in their planning process। तो ये एटलस का बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट ये है कि सारी जो स्टेट गवर्नमेंट्स है, एनवायरमेंट, उनके जो डिपार्टमेंट्स है, वो इसे यूज कर सकते हैं। चौथा पॉइंट हो गया, तो उसमें यही था नेशनल वेटलैंड डिकेडल चेंज एटलस। उसके बारे में और ज्यादा भी डेटा इतना आउट भी नहीं है, रेलेवेंट भी नहीं रहेगा। आई थिंक कुछ ज्यादा आएगा तो हम शेयर कर देंगे, पर ये ध्यान रखना है कि स्पेस एप्लीकेशन सेंटर इन अहमदाबाद उसने रिलीज करा था ये। अब हम आते हैं आपके चौथे पॉइंट पे कि द कन्वेंशन टर्न 50 इन 2021। और मैं अपने सारे स्टूडेंट्स को यही एक चीज बोलता हूं कि कोई भी आपकी जो करंट अफेयर्स है, आपका जो प्रीलिम्स, अगर इस साल प्रीलिम्स 2022 के लिए आप अपीयर हो रहे हैं, तो आपको 1.5 साल के करंट अफेयर्स, यू हैव टू रिमेंबर द करंट अफेयर्स ऑफ अराउंड 1.5 ईयर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका, ठीक है। तो इस चीज का आपका ध्यान रखना है। और पांचवा मैंने आपको बताया था, उस पर मैं भी थोड़ी देर में आऊंगा। अंगोला करके एक अफ्रीकन कंट्री है, सो दैट इज द न्यू मेंबर टू द रामसर कन्वेंशन, ये आपको ध्यान रखना है। अब हम आते हैं फैक्ट्स के ऊपर। ये मैंने कंटेम्प्रेरी एस्पेक्ट बता दिए। आई होप अगर आपको अच्छा लगा हो कि भाई अभी लेक्चर खत्म नहीं हुआ हो, क्या कहते हैं, पिक्चर अभी बाकी है। तो ये सिर्फ करंट डायमेंशन ही थी अभी, सिर्फ जो मैंने आपको शेयर करी है। अभी मैं कन्वेंशन पे आता हूँ, उसमें भी बहुत सारी आपकी निटिग्रिटीज हैं जो आपको पढ़नी है, क्योंकि करंट अफेयर्स में तो सिर्फ उन्होंने साइड्स के बारे में बता दिया। हो सकता है यूपीएससी करे कि करंट अफेयर्स छोड़ो, हम बेसिक पूछते हैं, इसके अंडरलाइन फैक्ट्स के बारे में बात करते हैं। तो पहले तो इस कन्वेंशन का नाम देख लेते हैं कि भाई इसका ऑफिशियल नेम क्या है और घर का नाम क्या है, चुन्नू मुन्नू इसका। तो अभी हम रामसर कन्वेंशन ही बात करे जा रहे हैं, बट ऑफिशियल पूरा नाम इसका है रामसर कन्वेंशन ऑन वेटलैंड्स ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस स्पेशली एज वाटरफाउल हैबिटेट। तो ये जो आपके स्पीशीज होते हैं, वाटरफाउल होते हैं, तो उनके लिए, अगेन सारे स्पीशीज के लिए, बट स्पीशी का स्पेसिफिकली इसमें नाम करा गया है। तो हो सकता है इसके बारे में पूछ लें कि किस स्पीशी का स्पेसिफिकली नाम इंक्लूड करा गया है। तो पूरा नाम है रामसर कन्वेंशन ऑन वेटलैंड्स ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस स्पेशली एज वाटरफॉल हैबिटेट। मेंस में अगर क्वेश्चन आ जाएगा कि वेटलैंड्स के ऊपर, तो पूरा नाम मत लिख देना, 20 वर्ड तो आपके यहीं पे खर्च हो जाएंगे। 20 नहीं, चलो 10 तो होंगे, 10-15 वर्ड होंगे, तो वहां पे खर्च हो जाएंगे। सिर्फ रामसर कन्वेंशन लिखना, पर ये ऑफिशियल नाम है। साथ में इसको कन्वेंशन ऑन वेटलैंड भी कहा जाता है, और अगर छोटा करना होता है तो सिर्फ रामसर कन्वेंशन ही कहा जाता है। अब ये क्या है, इट केम इनटू एग्जिस्टेंस इन 1971, जो मैंने आपको बताया था 50 साल हो गए हैं। एंड इट इज एन इंटरनेशनल ट्रीटी फॉर द कंजर्वेशन एंड सस्टेनेबल यूज ऑफ वेटलैंड। तो वेटलैंड्स को सिर्फ कंजर्व ही नहीं करना, बट सस्टेनेबल यूज करना है। तो सस्टेनेबल यूज करते रहेंगे तो कंजर्व करते करते जो भी हमको बेनिफिट्स उससे एक्सट्रैक्ट करने हैं वो भी हमें मिलते रहेंगे। एट द सेंटर ऑफ द रामसर फिलोसफी, रामसर कन्वेंशन फिलोसफी इज द वाइस यूज कंसेप्ट। भाई ऐसी टर्म अगर वेटलैंड में क्वेश्चन में आए तो हमेशा ये मेंशन कर देना वाइस यूज कंसेप्ट के बारे में। नाउ वाइस यूज ऑफ वेटलैंड इज डिफाइंड एज द मेंटेनेंस ऑफ देयर इकोलॉजिकल कैरेक्टर achieved through the implementation of ecosystem approaches within the context of sustainable development. So at the center of the Ramsar philosophy is the wise use concept, which means maintenance of their ecological character achieved through the implementation of ecosystem approaches with the context of सस्टेनेबल डेवलपमेंट। वाइस यूज अप्रोच का मतलब वही है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट एक तरीके से है कि यूज कर लो पर आराम से करो, प्यार से करो। तो वाइस यूज का मतलब यही है कि भाई आपको जो भी आपको इकोनॉमिक बेनिफिट्स इससे एक्सट्रैक्ट करने आप कर लीजिए, पर ऐसा नहीं है कि जैसे मुर्गी के बारे में कहते हैं ना कि आप क्या चाहते हैं कि हर एक मुर्गी है वो सोने का अंडा रोज दे, या फिर आप मुर्गी को ही खा जाओगे, काट दोगे सारे अंडे निकालने के चक्कर में, पता चला सारे अंडे तो मिले नहीं, मुर्गी मर गई और हर दिन अंडा भी नहीं मिलेगा। तो यही आपका वाइज यूज कंसेप्ट है। वाइजली करो यार, डोंट बी टू ग्रीडी अबाउट द वेटलैंड्स। अब इसके मेंबर्स के बारे में बात कर लेते हैं, जो मैंने आपको बताया था कि 5th पॉइंट था करंट अफेयर्स में। तो number of contracting parties, that was exactly, I copied it exactly from the website of Ramsar Convention, वहां से हम कॉपी कर सकते हैं, ठीक है। तो विकिपीडिया पे इंफॉर्मेशन 171 है जो मैंने चेक करी थी, तो विकिपीडिया गलत है, विकिपीडिया अपडेट नहीं करा गया, तो आप वहां पे कंप्लेन कर देना जी। और इसका 172 मेंबर तो हो गया, 172nd मेंबर बना कौन है, अंगोला। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई, ये बहुत कम ही लोगों ने इस पे फोकस करा है, पर यहाँ पे आपको AQ बायस पे मैं आपको बता रहा हूं। तो AQ बाय
यहाँ पे ये आप देख सकते हैं कि हमारे जो यहाँ पे डेटा प्रोवाइड करा है हमारी वेबसाइट पे कि अंगोला बिकेम द 172nd पार्टी टू द कन्वेंशन. द कन्वेंशन एंटर्स इनटू फोर्स फॉर अंगोला ऑन 10th अक्टूबर 2021. तो ये मैंने एग्जैक्टली यहीं से जो स्टेटमेंट थी, ताकि वहां पे कोई डाउट ना रहे, हो सकता है कि सिर्फ अंगोला ने डिसाइड करा है कन्वेंशन को एंटर, मतलब वो असीड करने के लिए, या फिर सच में वहां पे फोर्स में आ चुकी है. तो 10 अक्टूबर 2021 को कन्वेंशन वहां पे फोर्स में आ चुकी है, ये वेबसाइट कह रही है. तो अंगोला ध्यान रखना. इंडिया इज अ सिग्नेटरी टू इट. इंडिया इट केम इनटू फोर्स इन 1982. तो इंडिया में भी अराउंड 11 साल लग गए आपके कन्वेंशन को फोर्स में आने में. तो ये भी फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है. हो सकता है वो एक तरीके से ये भी क्वेश्चन पूछ लें कि एनवायरमेंट के कंटेक्स्ट में कि प्रोजेक्ट टाइगर कब फर्स्ट आपका इंप्लीमेंट हुआ था, कब फोर्स में आया था, फिर इंडिया ने ये कन्वेंशन कब साइन करी थी, और रामसर कन्वेंशन कब फोर्स में आई थी. तो इस तरीके से वहां पे एक क्वेश्चन बन सकता है. आई थिंक प्रोजेक्ट टाइगर आपका 1973 में स्टार्ट हुआ था. वैसे ऑब्वियसली वो तो लोकल था, पर रामसर कन्वेंशन आपकी इंटरनेशनल है. पर एक सीक्वेंस बन सकती है कि ये कन्वेंशन अपनी इंडिया ने कब साइन करी थी. यूएनसीसीसीडी हो गई आपकी, यूएनएफसीसीसी हो गई. तो ये सारी कन्वेंशन के बारे में आप बात कर सकते हैं. तो ये मेंबर्स के बारे में बात होगी. अब हम आते हैं सेक्रेटेरिएट के बारे में. ये भाई बहुत ट्रिकी क्वेश्चन था यहाँ पे. इस पे बन सकता है, यहाँ पे बहुत बेवकूफ बना सकते हैं यूपीएससी वाले. तो द सेक्रेटेरिएट यानी कि इसका जो हेडक्वार्टर है, सेक्रेटेरिएट का मतलब है जहां पे इनका ऑफिस बैठता है, कहाँ से काम करते हैं. तो जो इस कन्वेंशन को इंप्लीमेंट करता है उसका जो पूरा स्टाफ है वो कहाँ बैठता है. सो द सेक्रेटेरिएट इज बेस्ड एट द हेडक्वार्टर्स ऑफ इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, आईयूसीएन शॉर्ट में जिसे हम कहते हैं, इन ग्लैंड इन स्विट्जरलैंड. तो यहाँ पे दो चीजें मैं यहाँ पे एम्फोसाइज करना, अच्छा पूरा बता देता हूँ, उस पर दो चीजें मैं एम्फोसाइज करना चाहता हूँ. सो द हेडक्वार्टर ऑफ 3 environment organizations are located at Gland, which is a place in Switzerland. अब स्विट्जरलैंड में जिनेवा ही नहीं है आपका, यहाँ पे ग्लैंड भी है. तो पहली कौन सी होगी? आईयूसीएन, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, जो रेड लिस्ट आपकी इंप्लीमेंट करती है. आपने आईयूसीएन रेड लिस्ट के बारे में पढ़ा ही होगा, ठीक है. तो ये आईयूसीएन हो गया. दूसरा हो गया रामसर कन्वेंशन का, वो इस वजह से ही हो गया क्योंकि बताया कि इसका सेक्रेटेरिएट इज बेस्ड एट आईयूसीएन, तो रामसर कन्वेंशन का भी हो गया. तीसरा हो गया वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर, उसका भी हो गया. तो 3 एनवायरमेंट ऑर्गेनाइजेशन का है, रामसर कन्वेंशन और WWF का, जिसका आईयूसीएन के पास ही वहां पे ग्लैंड में लोकेटेड है वहां पे हेडक्वार्टर. तो यहाँ पे दो क्वेश्चन बन सकते हैं अगर उनको यूपीएससी को आपको बेवकूफ बनाना है. तो अगर आप ये लेक्चर देख रहे हैं तो आप बेवकूफ नहीं बनेंगे, बुद्धू नहीं बनेंगे. अगर बुद्धू बनना चाहते हो तो इग्नोर कर दो इस चीज को. तो पहला पॉइंट तो ये हो गया कि ऑल्दो द नेम ऑफ द कन्वेंशन, मैं रामसर पे भी आ रहा हूँ कि रामसर भी एक्चुअली एक लोकेशन का नाम है, ईरान में जगह है वो. तो इसका जो सेक्रेटेरिएट है वो रामसर पे लोकेटेड नहीं है. रामसर कन्वेंशन का सेक्रेटेरिएट रामसर में है नहीं, कहीं और है. वो कहाँ पे है? ग्लैंड पे. पहला तो ये क्वेश्चन बन सकता है. दूसरा आपका क्वेश्चन ये बन सकता है, वो ये पूछ सकते हैं कि द सेक्रेटेरिएट ऑफ रामसर कन्वेंशन इज लोकेटेड एट द हेडक्वार्टर ऑफ विच ऑर्गेनाइजेशन. आईयूसीएन हो गया आपका, यूएनईपी हो गया, या फिर कोई और ऑर्गेनाइजेशन, एनवायरमेंट ऑर्गेनाइजेशन हो गया आपका. तो इस तरीके से क्वेश्चन बन सकता है यहाँ पे. तो ये चीज ध्यान रख लेना सेक्रेटेरिएट के बारे में, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. जब आईयूसीएन के बारे में बात करेंगे तब भी हम यहाँ पे आपको बता देंगे कि आईयूसीएन के हेडक्वार्टर पे ही आपका रामसर कन्वेंशन, WWF का हेडक्वार्टर भी है. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे याद कर लेना, यहाँ पे बेवकूफ बना सकते हैं. और मैंने रामसर के बारे में बताया था कि भाई रामसर क्या यहाँ पे भी दो क्वेश्चन बन सकते हैं, क्योंकि रामसर कन्वेंशन आपकी यहीं पे साइन करी गई थी. तो रामसर पहली बात तो कौन सी कंट्री में है? वो आपका हो गया ईरान. ये आपका ईरान एरिया है, बाकी सारी कंट्रीज को भूल जाइए आप, ठीक है. तो ईरान की जो कोस्टल सिटी है ये रामसर है. ये ईरान है, आप देख सकते हैं यहाँ पे तेहरान है, थोड़ी गंदी हैंड राइटिंग है, पर ये ईरान का पार्ट है, ये वाला सारा, ये सारा यहां से. तो ये ईरान है. पहला तो ये हो गया. दूसरा कौन सी कोस्ट पे लोकेटेड है, किस सी की उस पे लोकेटेड है. फॉर एग्जांपल इफ आई आस्क यू अ क्वेश्चन, यहाँ पे मत देखो, चीटिंग अलाउड नहीं है. तो अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि भाई कौन सी कोस्ट सिटी सी के कोस्ट पे लोकेटेड है, रेड सी हो गई, ब्लैक सी हो गई, कैस्पियन सी हो गई, येलो सी हो गई, ब्लू सी हो गई, पता नहीं ब्लू सी होती भी या नहीं होती, हो सकता है वैसे कहीं ना कहीं होगी, पर छोड़ो. अगर ऐसे ऑप्शंस बना दिए आपको बेवकूफ बनाने के लिए, तो आपको ध्यान रखना है कि कैस्पियन सी के लोकेटेड है ये रामसर आपकी साइड, ठीक है. सो रामसर सिटी लाइज ऑन द कोस्ट ऑफ द कैस्पियन सी इन ईरान. तो ये कंट्री का नाम भी ध्यान रख लेना, ये वाटर बॉडी का भी ध्यान रख लेना. इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं. हो सकता है ये क्वेश्चन पूछ ले कि विच
ऑफ द फॉलोइंग विच ऑफ द सिटी इज लोकेटेड ऑन कैस्पियन सी। तो यहाँ पे क्वेश्चन बन सकता है। रामसर के बारे में एक और चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भी देख लेते हैं। इट हैज द हाईएस्ट लेवल ऑफ नेचुरल बैकग्राउंड रेडिएशन ऑन अर्थ ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ रेडियो एक्टिव हॉट स्प्रिंग। तो यहाँ पे जो रेडियो एक्टिव हॉट स्प्रिंग है उसकी वजह से इट हैज द हाईएस्ट लेवल ऑफ नेचुरल बैकग्राउंड रेडिएशन ऑन अर्थ। ठीक है, हाईएस्ट लेवल ऑफ नेचुरल बैकग्राउंड रेडिएशन ऑन अर्थ ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ रेडियो एक्टिव हॉट स्प्रिंग। अब हम बात करते हैं कि रामसर कन्वेंशन का। तो इट वॉज अडॉप्टेड और इट वॉज साइंड इन 2 फरवरी 1971। एक ही मतलब है साइन करना या फिर अडॉप्ट करना, बट दिस इज डिफरेंट फ्रॉम कमिंग इनटू फोर्स। सो इट वॉज अडॉप्टेड इन और इट वॉज साइंड इन 1971 ऑन व्हाट डेट? 2 फरवरी। और 2 फरवरी को हम क्या बनाते हैं? वर्ल्ड वेटलैंड डे, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था। तो देख सकते हैं आपकी दोनों इंटरलिंक्ड है आपके। एंड इट वॉज साइंड वेयर? इन द ईरानियन सिटी ऑफ रामसर। ठीक है, इसी चक्कर में यहां पे इसी कन्वेंशन को रामसर कहा जाता है। तो यहां पे साइन करा गया था, बट अगेन एज आई सेड दैट हेडक्वार्टर इज लोकेटेड इन इंग्लैंड and it came into force in which year? 1975. So it was adopted or it was signed in 1971, but it came into force in 1975, क्योंकि जब बाकी सबने रेटिफाई भी कर दिया था। एक होता है साइन करना, फिर होता है रेटिफिकेशन, यानी कि जो लोकल गवर्नमेंट होती है आप, मतलब इंडिया की अगर गवर्नमेंट है, पार्लियामेंट उस पर रेटिफाई करता है, या फिर आपका कैबिनेट डिसीजन, आपका एग्जीक्यूटिव बॉडी है, वहां पे साइन करता है, तो वो चीज है आपको। और मैंने आपको बताया था कि इन इंडिया इट केम इनटू फोर्स इन 1982। तो रामसर आपके जो कन्वेंशन है उसके 3 साल आपके इंपॉर्टेंट हैं आपके। अगर टाइमलाइन पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो पहला हो गया 1971 साइंड एंड अडॉप्टेड, दूसरा हो गया आपका 1975 केम इनटू फोर्स, तीसरा हो गया 1982 इंडिया में यहां पे केम इनटू फोर्स। इंडिया को थोड़ा टाइम लग गया था। 1971, 1975, 1982, ये 3 साल इंपॉर्टेंट है आपके रामसर कन्वेंशन के केस में। मैं नहीं चाहता कि कोई ऐसा मेजर फैक्ट बच जाए जो आप कहे कि यार आपने सर हमें तो पढ़ाया ही नहीं। तो अब इसमें बॉडीज देख लेते हैं, कौन कौन सी बॉडीज इसमें इन्वॉल्व है। सो एवरी 3 ईयर्स, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एवरी 3 ईयर्स। भाई 3-4 बॉडीज में बता रहा हूं आपको, तो इसमें 3 नहीं, 3-4 ही नहीं, 4 है स्पेसिफिकली। सो एवरी 3 ईयर्स द पार्टीज और द मेंबर और द कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज, जो 172 आपकी कितनी है भाई? 172 पार्टीज मीट एट द कॉन्फ्रेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज। तो सीओपी जिसे हम कहते हैं, आपने सीओपी आपका यूएनएफ सीसीसी के बारे में भी आपने पढ़ा होगा, यूएनएफ सीसीसीडी के बारे में भी पढ़ा होगा। तो उसी तरीके से इसका भी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज होता है आपका। तो ये 3 साल में मिलती है, जहां पे मेजर डिसीजन एडमिनिस्टर करे जाते हैं। अब ये तो लेकिन 3 साल में मिलती है। अब 3 साल के बीच में क्या करेंगे? ऐसा नहीं कि खाली बैठते हैं। द पार्टीज बिटवीन द सीओपीज, द पार्टीज आर रिप्रेजेंटेड बाय द स्टैंडिंग कमेटी विच मीट्स ईयरली। तो स्टैंडिंग कमेटी आपकी हर साल आपकी मिलती है। द स्टैंडिंग कमेटी इज गाइडेड बाय द फ्रेमवर्क ऑफ द डिसीजन मेड बाय द सीओपी। तो जो भी सीओपी में डिसीजन लिए जाते हैं उसके अकॉर्डिंग स्टैंडिंग कमेटी हर साल आपके मिलते हैं और काम करते हैं। साथ में 2 एडवाइजरी बॉडीज हैं टू डेवलप टेक्निकल गाइडेंस टू हेल्प द स्टैंडिंग कमेटी एंड सीओपी। तो स्टैंडिंग कमेटी और सीओपी को गाइड करने के लिए 2 टेक्निकल एडवाइजरी बॉडीज हैं, और उनका नाम क्या है? साइंटिफिक एंड टेक्निकल रिव्यू पैनल, STRP, साइंटिफिक एंड टेक्निकल रिव्यू पैनल। और दूसरा है कम्युनिकेशन एजुकेशन पार्टिसिपेशन एंड अवेयरनेस ओवरसाइट पैनल। तो एक क्वेश्चन यहाँ पे ये भी बन सकता है, उसमें क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि दीज 2 बॉडीज आर एसोसिएटेड विद विच कन्वेंशन? साइंटिफिक एंड टेक्निकल रिव्यू पैनल एंड कम्युनिकेशन एजुकेशन पार्टिसिपेशन एंड अवेयरनेस ओवरसाइट पैनल। ये 2 पैनल्स हैं आपके जो असिस्ट करते हैं कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज एंड स्टैंडिंग कमेटी को। अब यहाँ पे मैं कुछ और पॉइंट्स आपके शेयर करना चाहूंगा जो फैक्ट्स के लिए। It is said that it is the only global environment treaty dealing with a particular ecosystem। जैसे वेटलैंड आपका एक स्पेसिफिक इकोसिस्टम है, तो बहुत सारी आपके एनवायरमेंट रिलेटेड कन्वेंशंस हैं, पर स्पेसिफिकली एक इकोसिस्टम को लेके कहा जाता है कि इट इज द ओनली एनवायरमेंट ग्लोबल ट्रीटी। रामसर इज नॉट एफिलिएटेड विद द यूनाइटेड नेशन सिस्टम ऑफ मल्टीलैटरल एनवायरमेंट एग्रीमेंट।
द कन्वेंशन कमिट्स मेंबर्स कंट्रीज टू सस्टेनेबल यूज ऑफ ऑल देयर वेटलैंड्स, नॉट जस्ट द नोटिफाइड वन। तो इंडिया में आपके कितने हैं? 49 मैंने बताए थे। तो अगर इंडिया उसका सिग्नेटरी है तो इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ इंडिया को जो 49 रामसर साइट्स है उसी को प्रोटेक्ट करना है, सस्टेनेबल यूज पे लाना है, उसको बाकी सारी साइट्स पे भी लाना है, चाहे वो रामसर साइट पे इंक्लूडेड हो ना हो, प्रोटेक्ट सबको करना है। एटलीस्ट दिस इज व्हाट द कन्वेंशन सेज इन थ्योरी। अब प्रैक्टिकली कितना फॉलो होता है वो अलग चीज है। फिर कन्वेंशन की डेफिनेशन पे भी आ जाते हैं, और इंडिया में जो डेफिनेशन है वेटलैंड पे उस पे भी आ जाते हैं, और क्राइटेरिया पे भी आ जाते हैं। सो रामसर कन्वेंशन डिफाइंस वेटलैंड एज एरिया ऑफ मार्श, फेन, peatland or water, whether natural or artificial, permanent or temporary, with water that is static or flowing, fresh, brackish or salt, including areas of marine water, the depth of which at low tide does not exceed 6 मीटर। तो 6 मीटर का यहाँ पे क्राइटेरिया है आपका यहाँ पे। तो मार्श, फेन, पीट मतलब एक ऐसा एरिया सेमी आपका सैचुरेटेड विद वाटर, कोई भी ऐसा पर्टिकुलर लैंड का एरिया है जिसमें थोड़ा पानी हो, तो वो आप देख सकते हैं वहां पे। तो उस टाइप का एरिया जहां पे घास भी होती है, आपकी लैंड भी होती है, थोड़ा बहुत डूबा होता है, उस तरीके का वेटलैंड कहते हैं अकॉर्डिंग टू द कन्वेंशन। बट इंडिया की डेफिनेशन की बात करें, द इंडियन गवर्नमेंट्स डेफिनेशन ऑफ वेटलैंड एक्सक्लूड्स रिवर चैनल, पैडी फील्ड्स एंड अदर एरियाज वेयर कमर्शियल एक्टिविटी टेक्स प्लेस। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इंडियन एक्सप्रेस में बहुत अच्छा आर्टिकल आया था, तो वहां पे वेटलैंड की डेफिनेशन बताई थी। तो जो इंडिया में वेटलैंड की डेफिनेशन है वो रिवर चैनल, पैडी फील्ड्स एंड अदर एरियाज वेयर कमर्शियल एक्टिविटी टेक्स प्लेस, ये इसको एक्सक्लूड करता है। एज पर द वेटलैंड कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट रूल्स ऑफ 2017 नोटिफाइड बाय द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट। तो रामसर कन्वेंशन की अलग डेफिनेशन है, उसी के सिमिलर इंडिया में भी डेफिनेशन है एज डिफाइंड बाय द वेटलैंड कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट रूल ऑफ 2017, पर उसके अकॉर्डिंग थोड़े से कुछ वहां पे अलग वहां पे उसमें एक्सक्लूजन है, तो आप देख सकते हैं। क्राइटेरिया क्या है? आइडेंटिफिकेशन ऑफ वेटलैंड as Ramsar site involves assessing the potential wetland site on the basis of one of the criteria which are should have globally threatened bird species। पहली बात तो ये, यहाँ पे जो आपके जो बर्ड स्पीशीज आते हैं वेटलैंड्स में, वहां पे बर्ड स्पीशीज आते हैं, माइग्रेटरी बर्ड स्पीशीज आते हैं, तो वो थ्रेटेंड उनका स्टेटस होना चाहिए। शुड बी अ कॉन्ग्रीगेटरी एरिया फॉर बर्ड्स, ऐसा नहीं कि सिर्फ एक दो बर्ड्स दिख गई आप किसी भी एरिया को, आपके घर के पीछे पार्क है उसमें वहां पे पानी है तो आप कहेंगे यार जी घास पे पानी है तो वेटलैंड आ गया, दो चिड़िया आ गई, तो ऐसा नहीं होगा, बहुत सारी बर्ड्स आनी चाहिए। तो कॉन्ग्रीगेटरी एरिया फॉर बर्ड्स यानी कि हर तरफ से वहां पे आपके बर्ड्स आनी चाहिए वहां पे। शुड हैव असेंबलेजेस ऑफ रिस्ट्रिक्टेड रेंज बर्ड स्पीशीज एंड शुड हैव असेंबलेजेस ऑफ बायोम रिस्ट्रिक्टेड बर्ड स्पीशीज। तो ये आपके चार क्राइटेरिया हैं, कुछ और क्राइटेरिया होंगे तो आप बता दीजिएगा रिसर्च करके, पर अकॉर्डिंग टू अस दीज आर द 4 क्राइटेरिया। तो रामसर साइट में आपकी जो लिस्टिंग हो जाती है, अगर किसी साइट को रामसर साइट डिजिग्नेट करा गया है तो उसका बेनिफिट क्या होता है? फंडिंग मिलती है। तो कोई स्पेसिफिक एक्स्ट्रा फंडिंग नहीं मिलती, बस यही हो जाता है कि वहां पे अगर टैग एसोसिएट कर दिया गया है तो वहां पे अगर कुछ इलीगल एक्टिविटीज हो रही है, वेटलैंड डिस्ट्रक्शन हो रही है, तो डेफिनेटली द पीपल, द एनवायरमेंट एजेंसीज, द एनजीओज और द ग्लोबल बॉडीज, दे कैन क्रिटिसाइज द गवर्नमेंट। तो एक तरीके से स्टैंडर्ड होता है कि अब इसे तो और ज्यादा प्रोटेक्ट करना ही होता है, ठीक है। साथ में दे कैन टेक यू ऑफ द लिस्ट एज वेल इफ यू डोंट मीट देयर स्टैंडर्ड्स कंटिन्यूसली। तो ऐसा नहीं कि एक बार आपका लिस्ट के अंदर नाम आ गया तो वहां पे एंजॉय करते रहेंगे, जो भी अगर थोड़ा बहुत रिकॉग्निशन आपको मिल रहा है, अगर स्टैंडर्ड्स मीट नहीं करेंगे तो आपको लिस्ट से निकाल दिया जाएगा। ऑल्सो नॉट एवरी रामसर साइट इन इंडिया इज अ नोटिफाइड प्रोटेक्टेड एरिया अंडर द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1972। तो ऐसा नहीं कि अगर एक रामसर साइट आपकी है तो इट इज ऑल्सो अ नोटिफाइड प्रोटेक्टेड एरिया अंडर द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1972। हो सकता है वो रामसर साइट हो पर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर आपकी नहीं हो। हेंस सिस्टमैटिक प्रोटेक्शन एंड कंजर्वेशन रिजीम्स माइट नॉट बी देयर इन प्लेस। तो वो जो मैंने आपकी 2 साइट्स बताई, हो सकता है कि इस एक्ट के अंदर अभी प्लेस में ना हो, 1972 का जो इंडिया का वाइल्ड लाइफ एक्ट है। साथ में एक और चीज है, आपकी लिस्ट के बारे में बात करते हैं, मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड। इसके ऊपर वैसे यूपीएससी में डायरेक्टली क्वेश्चन आ चुका था कि कौन सी कन्वेंशन से लिस्ट रिलेटेड है, दोबारा पूछ सकते हैं, दे कैन आस्क अ क्वेश्चन। सो व्हाट इज इट? इट इज अ रजिस्टर ऑफ वेटलैंड साइट्स ऑन द, इट इज अ रजिस्टर ऑफ व्हाट? वेटलैंड साइट्स। पहली बात तो ये वेटलैंड्स की साइट्स का रजिस्टर है। ऑन द लिस्ट ऑफ वेटलैंड्स ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस where changes in ecological character have occurred, are occurring or are likely to occur as a result of technological development, pollution or other human interface। तो मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड आपका क्या है? इस रिकॉर्ड में अब मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड है। मॉन्ट्रियक्स पहली बात तो क्या है? इट इज अ प्लेस इन स्विट्जरलैंड।
तो ग्लैंड में जो आपका है वो भी स्विट्जरलैंड में है, जहां पे रामसर साइट का आपका हेडक्वार्टर है आईयूसीएन पे। स्विट्जरलैंड में एक और जगह है मॉन्ट्रियक्स। तो इन्होंने ये चीज तो अच्छी करी कि यूपीएससी के लिए इजी कर दिया एस्पिरेंट्स के लिए कि भाई रामसर से दोनों जो भी रिलेटेड है, मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड और आपका जो रामसर का साइट्स का आपका जो सेक्रेटेरिएट है वो स्विट्जरलैंड में है। तो रिकॉर्ड है तो यानी कि रिकॉर्ड भी होगा। ये आपका जगह का नाम है। अब रिकॉर्ड क्या है? इट इज अ रजिस्टर ऑफ वेटलैंड साइट्स। कौन सी वेटलैंड साइट्स है जिसमें चेंजेस हो रहे हैं? चेंजेस ड्यू टू व्हाट? यानी कि पॉल्यूशन के चक्कर में हो सकता है, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट और ह्यूमन इंटरफेस का। एंड इट इज मेंटेन्ड एज अ पार्ट ऑफ द रामसर लिस्ट। तो रामसर कन्वेंशन के अकॉर्डिंग इस लिस्ट को मेंटेन करा जाता है। अब ग्लोबल सिनेरियो देखते हैं रामसर साइट्स के बारे में कि क्या सिनेरियो है। ग्लोबली वेटलैंड कवर 6.4% ऑफ द जोग्राफिकल एरिया ऑफ द वर्ल्ड। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इंडियन कंपैरिजन के काम आ सकता है कि इंडिया में जो वेटलैंड्स हैं इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज वो वर्ल्ड से ज्यादा है, कम है। द कंट्रीज विद द मोस्ट रामसर साइट्स आर यूनाइटेड किंगडम एंड मेक्सिको। तो यूके में सबसे ज्यादा, फॉलोड बाय मेक्सिको एज पर द रामसर लिस्ट। पर बोलीविया हैज द लार्जेस्ट एरिया विद 1,48,000 स्क्वायर किलोमीटर अंडर द कन्वेंशन प्रोटेक्शन। तो नंबर ऑफ साइट्स के बारे में बात करें ग्लोबल लेवल पे, यूनाइटेड किंगडम में अगर एरिया की बात करें तो आपका बोलीविया है। अब इंडिया की बात करते हैं कि जो वेटलैंड्स का जो परसेंटेज शेयर है इंडियन लैंड के अकॉर्डिंग, तो वो है आपका 4.6%। ग्लोबल लेवल से यानी कि कम है। ग्लोबल में 6.4% था, इंडिया में आपका 4.6% है, अकॉर्डिंग टू नेशनल वेटलैंड इन्वेंटरी एंड असेसमेंट कंपाइल्ड बाय इसरो। तो आपकी इसका स्पेस एप्लीकेशन सेंटर था अहमदाबाद का, उसी के बेसिस पे। ऑफ दीज जो भी आपके वेटलैंड्स हैं, इनलैंड नेचुरल वेटलैंड्स अकाउंट फॉर 43% एंड कोस्टल नेचुरल वेटलैंड्स अकाउंट फॉर 24%। ये 0.4 में चाहिए, जो इग्नोर करिए। तो इनलैंड नेचुरल वेटलैंड में सबसे ज्यादा आपकी कंपोजिशन है इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज। उसके बाद आता है आपका कोस्टल नेचुरल वेटलैंड। रिवर स्ट्रीम्स ऑक्यूपाई 52,600 स्क्वायर किलोमीटर, रिजर्वॉयर बैरेज उसके बाद, एंड देन इंटरटाइडल टैंक पॉड्स एंड लेक पॉन्ड्स। तो ये आप सीक्वेंस देख सकते हैं कि इन टर्म्स ऑफ एरिया अगर देखें तो रिवर स्ट्रीम्स आपकी सबसे ज्यादा ऑक्यूपाई करते हैं इन टर्म्स ऑफ एरिया। और अगर परसेंटेज की बात करें इनलैंड और कोस्टल में, तो इनलैंड में सबसे ज्यादा है, फॉलोड बाय कोस्टल। ये इंडिया में है सिनेरियो। अब हम आते हैं टाइप्स ऑफ वेटलैंड। तो इंडिया हैज 19 टाइप्स ऑफ वेटलैंड। उसके बारे में हम अलग से जब वेटलैंड का टॉपिक डिस्कस करेंगे, क्या क्या टाइप होते हैं वो तब डिस्कस करेंगे। इन स्टेट वाइज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेटलैंड, गुजरात इज एट द टॉप विथ 17% ऑफ द टोटल जोग्राफिकल एरिया ऑफ द स्टेट। तो गुजरात में 17% ऑफ द एरिया इज अ वेटलैंड और 22% ऑफ द टोटल वेटलैंड ऑफ द कंट्री, थैंक्स टू अ लॉन्ग कोस्ट लाइन। इसकी कोस्ट लाइन इसकी बहुत ज्यादा है, इसी वजह से गुजरात में सबसे ज्यादा वेटलैंड एरिया है आपका इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज अगर आप देखें। उसके बाद इट इज फॉलोड बाय आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश एंड वेस्ट बंगाल। वैसे आप सिर्फ टॉप को याद रखिए, ये ध्यान रहेगा कि गुजरात में सबसे ज्यादा है आपका वेटलैंड का एरिया। ठीक है। अब हम इंडिया में जो रामसर, ये तो हमने एरिया के बारे में बात करी है, पर अगर इन टर्म्स ऑफ साइट्स की बात करें तो जैसे मैंने बताया था कि आफ्टर द इंक्लूजन ऑफ 2 साइट्स इन उत्तर प्रदेश एंड गुजरात, नाउ द टोटल नंबर ऑफ साइट्स आर 49 इन हाउ मेनी स्टेट्स? 18 स्टेट्स एंड 2 UTs, and thus has the largest network of Ramsar sites in South Asia. Of these 49 sites, 10 are in UP. अब ये चीज ध्यान रखने वाली बात है, 6 in पंजाब एंड 4 each in गुजरात एंड जम्मू एंड कश्मीर। इससे ज्यादा लिस्ट में मैं जाऊंगा नहीं कि कौन कौन सी स्टेट्स में है, वो आप यहां से देख सकते हैं। सिर्फ ये बताने का इंपॉर्टेंस है कि इन टर्म्स ऑफ एरिया गुजरात हैज द मैक्सिमम एरिया अंडर वेटलैंड, बट इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ साइट्स उत्तर प्रदेश में है, फॉलोड बाय पंजाब एंड देन इन गुजरात एंड जम्मू कश्मीर। तो गुजरात उससे भी पीछे है। उत्तर प्रदेश में भी एक इंक्लूजन हुई थी, उसमें 9 थी पहले, अब 10 हो गई है। गुजरात में पहले 3 थी, अब 4 हो गई हैं। तो फ्रेंड्स, ये था मेरा लेक्चर रामसर साइट्स के ऊपर, रामसर कन्वेंशन के ऊपर, जिसमें सारी डायमेंशंस मैंने कवर करी हैं। आई होप मैंने कुछ मिस नहीं करा हो। अगर कुछ मिस करा है तो कमेंट सेक्शन पे आप टाइप करके बता सकते हैं क्या मिस करा है और क्या क्या चीजें कवर होनी चाहिए। वेटलैंड के ऊपर जो लेक्चर है वो भी हम जल्दी अपलोड करेंगे। आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा है देन डू प्रेस द लाइक बटन, शेयर इट एंड सब्सक्राइब टू द चैनल ऑफ AQ Bias. Also, we are present on various social media platforms like Facebook, Instagram, Telegram, YouTube. ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 9319057600. So friends, if you have any query related to this lecture or in general, please feel free to connect with us. So friends, this is Deepak Singh on behalf of AQ Bias. Bye. Thank you.